अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं हूं आपकी होस्ट सबा शेख और सिटी 10 में करेंगे ढेर सारी बातें। लेकिन ढेर सारी बातें करने से पहले आज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं सर्दी को, और सर्दी के जो ट्रेंड्स हैं ना उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें स्किन केयर तो शामिल है ही, लेकिन कपड़ों के जो ट्रेंड्स हैं वो सर्दियों में बदलते रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि इस वक्त मैंने वेलवेट का ड्रेस पहना हुआ है, क्योंकि कराची में अब इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है कि जो ट्रेंड है वो भी चेंज हो रहा है। अच्छा जनाब, अगर हम थोड़ी सी बात करें कपड़ों के हवाले से और इसी ड्रेस के हवाले से, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन सर्दियों में ये प्रेफर करती हैं कि वो कॉटन या फिर वेलवेट जो है वो चूज़ करें ताकि सर्दी कम लगे। और यही ड्रेसेस, जो वेलवेट के ड्रेसेस होते हैं, ये शादियों में भी इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी वेलवेट के ऊपर आपको बहुत सारे ड्रेसेस बनाकर देते हैं। तो सर्दियों के ट्रेंड में जहाँ पर कॉटन है, वेलवेट है, वहीं पर एक और चीज़ भी इन हुई है, एक और ड्रेस भी इन हुआ है, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से। अच्छा जनाब, सर्दियों में स्किन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, सर्दियों में अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो थ्रू आउट ही आपको अपनी हेल्थ का और स्किन का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है और फिर इन्फेक्शंस होते हैं, और फिर दूसरा ये होता है कि आपको जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, डाइजेशन के भी प्रॉब्लम होते हैं, डाइट चेंज होती है, आपकी जो एपेटाइट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आपको अगर गर्मियों में 2 दफ़ा भूख लगती है तो सर्दियों में आपको 4 दफ़ा भूख लगती है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। तो कीनू की बात कर लेते हैं। कीनू एक इस तरह का इंग्रेडिएंट है जो कि आप अपनी डाइट में अगर शामिल करेंगे तो इससे आपकी जो डाइजेशन है उसमें बहुत ये मददगार है, विटामिन सी से भरपूर है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं स्किन केयर के हवाले से भी, कि जब आप सुबह नाश्ता करते हैं तो अपने नाश्ते में जो कीनू का जूस है वो पी सकते हैं। इससे आपको डाइजेशन में मदद मिलती है, आपकी स्किन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा कीनू के जो छिलके होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं स्किन के लिए। बहुत सारे लोग इस तरह से भी सजेस्ट करते हैं कि जो कीनू के छिलके हैं, अगर उससे आप अपने नेल्स और मैनीक्योर पेडिक्योर में उसको इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और आपके जो नेल्स हैं वो बिल्कुल शाइन करने लग जाते हैं। लगता है कि जैसे आपके जो नेल्स हैं आप अभी गए थे सैलून और सैलून से आप वापस आएँ। इसके अलावा रिच इन विटामिन सी, इसके अलावा कीनू के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो ये हैं कि जब आप इसको अपनी पर्टिकुलर इनटेक में शामिल करते हैं, इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी जो स्किन की जो ग्लो है उसको भी इन्हेंस करता है। ये आपके स्किन के ग्लो को इन्हेंस करता है। तो आज की टिप ऑफ द डे कि कीनू खाइए भी, कीनू लगाइए भी, और कीनू का इस्तेमाल अपनी डाइट में बढ़ाइए भी। अच्छा जनाब, अब कुछ बात करते हैं कि ट्रेंड्स हो गए, इसके अलावा मसाइल। कराची में बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें एक मसला ट्रैफिक जैम तो है ही, लेकिन वहाँ अब हादसात भी बढ़ गए हैं। अभी रात को मैं न्यूज़ देख रही थी सिटी 21 पे, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम अपने शो पे भी ये बात करते हैं और इस हवाले से हम कहते हैं कि कोई इक़दाम किए जाएँ। 1 घंटे में 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए। एक वाक़या हुआ अकाला पुल के करीब और एक वाक़या हुआ कुरंगी नदी के करीब, जहाँ पर वही हैवी ट्रॉलर था और उसने एक बंदे को टक्कर मारी। एक मोटरसाइकिल सवार जहाँ बहक हो गया और वो कुरंगी नदी के तरफ जो है वो ट्रॉलर वहाँ पर था। कौन रोकेगा, कौन रोकथाम करेगा, कौन इक़दाम करेगा? लेकिन कुछ होता नहीं। इस हवाले से भी हम अपने शो में बात करेंगे कि जहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल हैं वहाँ पर ये हादसात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा जनाब, अब खबरें शामिल करते हैं कुछ अच्छी और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें जो हैं वो तो अंडर 19 जो है कौमी वुमेंस टीम, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कौमी क्रिकेट टीम आज डरबन में जो है वो अपना पहला T20 मैच खेलेगी और 2021 में हम जीते थे यहाँ से। इसके अलावा जो फैंस हैं शाहीन शाह अफरीदी के, बाबर आजम के लिए, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि इन लोगों को इस स्क्वाड में शामिल किए जाने के इम्कानात हैं। और मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने इस हवाले से बड़ी उम्मीद जाहिर की है कि जो पिछली गलतियाँ हो गई वो हो गई, लेकिन अब जो हम खेलेंगे वो ऐसा खेलेंगे कि कोशिश करेंगे कि जीत कर ही आए और आमीन सुम आमीन की हमारी टीम जो है वो जीत कर आए और इस तरह के इनामात जीते, पाकिस्तान के लिए काम करे और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें सामने आएँ। क्योंकि हमारी टीम जो है, जब भी हम अपनी टीम से उम्मीदें लगाते हैं तो मायूसी जो है वो सामने आती है। अच्छा, यहाँ पर हेनरिक क्लासन जो हैं वो उनके कैप्टन हैं और दूसरा जो है शाहीन शाह अफरीदी इन है, जबकि नसीम शाह को जो है वो ड्रॉप किया गया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गो ग्रीन्स, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। आज जो है पहला T20 है जनूबी अफ्रीका के साथ। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का।
53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। तो सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की 53वीं बरसी आज मनाई जा रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज ने खराज अकीदत पेश किया है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद पंजाब के इलाके गोजर खान के करीब ढोक पीर पक्ष में 18 जून को 1949 को पैदा हुए। 10 दिसंबर 1971 को जामे शहादत नोश किया। जिस वक्त सवार मोहम्मद हुसैन की शहादत हुई उनकी उम्र महज 22 साल और 6 माह थी। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। दुश्मन के 16 टैंक्स को तबाह करने में किरदार अदा किया। सवार मोहम्मद हुसैन ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान दुश्मन की मशीन गन की गोली लगने से जामे शहादत नोश किया। जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर बेटों को कौम खराज अकीदत पेश करती है। पाक फ़ौज को हमारा सलाम। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे आज की टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी जो टॉप स्टोरीज़ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है खुर्शीद रहमानी भाई ने और हमारे साथ साथ अयाज भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी की क्या सूरत हाल है, पहले ये बताएं। देखिए, मौसम बहुत अच्छा होना शुरू हो गया है और गर्म कपड़े निकलना शुरू हो गए हैं। सही। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है और अब लोगों ने यखनी पीना शुरू कर दी है और ठंडा पानी कम कर दिया है। कॉफ़ी ले रहे हैं लोग, ब्लैक टी ले रहे हैं और कड़क कहवा जो होता है जो हमारे यहाँ केपी की रिवायत सर्दी की सौगात है। सर्दी की सौगात है। लोगों ने ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक सर्दी की आमद, उसको खुशामदीद कह रहे हैं कि अहलन व सहलन सर्दी। बिल्कुल तो बिल्कुल खुशामदीद कह रहे हैं। बड़े काफ़ी अरसे के बाद जो है वो लोगों की एक देरी ख्वाहिश, भाई सर्दी आएगी कब, सर्दी आएगी जा नहीं रही, सर्दी लेकिन इशू ये है कि सर्दी आती है और फिर उसके बाद कराची वाले शोर मचाते हैं कि सर्दी जा भी नहीं रही है क्योंकि हम लोगों से इतनी बर्दाश्त नहीं होती। सर्दी जो महसूस हो रही है इस वक्त खुर्शीद भाई को देख के लग रही है कि वाकई सर्दियाँ आ गई हैं। अच्छा जनाब, तो शर्जील इनाम मेमन के हवाले से बात करते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो कराची में बुलेट ट्रेन जो हैं वो चलाना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं इस शहर के लिए, इस शहर को बनाने के लिए, और सरमायाकार जो हैं वो $1 बिलियन की सरमायाकारी लेकर यहाँ आएंगे। लोग बातें बनाते हैं, लोग बातें बनाते रहें, लेकिन हम अपना काम करेंगे और हम अपना काम करके दिखाएंगे। तो ज़रा इसके ऊपर आप अपना तज्जिया दें। देखिए सबा साहिबा, बहुत अच्छा मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट की हद तक तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, बहुत उम्दा बात है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है इस शहर की, उसमें तो आप देखें कि बसें चलने के भी काबिल जो है वो हमारी सड़कें नहीं रही। जिस तरह से शहर में तजावज़ात बढ़ गई हैं और जिस तरह से कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है सड़कें। कराची की जो सड़कें हैं वो 4 रोया सड़कें हैं सबा साहिबा। ये 4 रोया सड़कें अगर बिल्कुल आज़ाद हों तो मैं समझता हूँ ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो बिल्कुल आसानी से हो सकता है। सही। लेकिन बदकिस्मती कह लें इसको, आप आलमिया कह लें या हमारी आदम तवज्जुही कह लें हुकूमत की, कि वहाँ पर तजावज़ात मौजूद हैं और अगर ऑपरेशन का ऐलान भी होता है तो मैं समझता हूँ कोई एक आध ऑपरेशन करके सिंबॉलिक ऑपरेशन होता है और वो उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अगर इन तजावज़ात का ख़ात्मा हो जाए जो हमारी सड़कों पर कायम हैं तो जो ट्रैफिक की रवानी है वो बेहतर हो जाएगी। फिर हम कहीं सोच सकते हैं कि हम बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे, क्योंकि शहर की सूरत हाल में तो हम बुलेट ट्रेन लेकर नहीं। हाँ, इनिशिएटिव अच्छा है, नो डाउट। इनके आने की वजह से, शर्जील इनाम मेमन साहब के आने की वजह से मैं समझता हूँ जो नई बसें आई हैं जो ट्रैफिक रूट में थोड़ी सी आप ये कह लें कि आटे में एक नमक के बराबर इन्होंने कोशिश की है और जो कि अच्छी कोशिश है कि कुछ ना होने से होना बेहतर। अब जो मुस्तकिल जो बसें आ रही हैं, ख़वातीन की बसें शुरू हुई हैं, उसके अलावा फिर मीरपुर ख़ास में शुरू हुई हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव तो है, लेकिन इसके ऊपर बहुत मरबूत और ठोस बुनियादों पर जो है वो प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी। बुलेट ट्रेन चलाना शहर में आसान काम नहीं है, लेकिन बहरहाल फ़ैसला अच्छा है, इक़दाम अच्छा है। इसको मैं तो काबिल तारीफ़ ही कहूँ कि इस शहर के लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है ना, तो पॉजिटिव चीज़ को हमेशा सराहना चाहिए। बुलेट ट्रेन के ऊपर आप तो मुझे आजकल का ये बयान सुनने के बाद मुझे पुराने सीएम की मीम्स याद आ गई। अच्छा। जो एक सीएम हुआ करते थे उनके नाम पे जो मीम चलती थी, खुदारा शर्जील साहब ऐसे बयानात ना दें कि आप उनकी जगह ले लें, वो बात करें जो रियलिटी बेस हो। आंखें खोल के ख्वाब देखना, करके दिखाएंगे। लोग बातें बनाते हैं, लोग बातें बनाते हैं। आप रात को ख्वाब देखें, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है,
लेकिन हमें इस वक्त जो हमारा ट्रेन का इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ट्रेन का, वही दुरुस्त कर दें, जो वक्त पे ट्रेनें तो चल जाएं अपनी, जो फिर आप बुलेट ट्रेन लेके आए ना। मुसाफिरों को सफ़र करने के लिए पहले जो आपका निज़ाम मौजूद है आप उसको तो बेहतर करवा दें, उसके बाद आप बुलेट ट्रेन भी ले आएँ, आप कोई और रॉकेट ट्रेन भी ले आएँ, हम आपको मना नहीं करते। आपकी सोच बहुत अच्छी है, सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बयानात ना दें कि आपका तमस्खुर उड़ है, आपके ऊपर मीम्स बननी शुरू हो जाएं। खुदारा मेरा हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा है, रहम करें कराची वालों को, कम से कम आप इस शहर को कम से कम वो जो मास ट्रांजिट के साथ जो उन्होंने ट्रेन देनी थी वो कहाँ है? उसका काम गुलशन में वो जलानी स्टेशन आज भी आधा काम होने के बाद वैसी का वैसी उन्होंने बात भी की है और उन्होंने यही कहा है कि जो लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है तो सरमायाकार आ रहे, कराची में सरमायाकारी होगी, डेवलपमेंट होगी। कहाँ? यही कराची में होगी। कब? बकौल उनके। कब? अब कितने साल और मजीद चाहिए इनको, इस हुकूमत को, सिंध गवर्नमेंट को? ये जो सीएम अभी बैठे हैं इन्हीं की बात कर लेते हैं ना। इससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे यहाँ पे, इसके बाद अब वो सीएम बने हुए हैं, वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, इससे हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त मेयर आपका, सिंध गवर्नमेंट आपकी, फेडरल से आप जो चाहे मांग सकते हैं, आप कोलिशन गवर्नमेंट में सदर पाकिस्तान आपके, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप इस शहर का एक पैच वर्क तो पूरा करवा दें। आपकी बसें जो आप इतनी खूबसूरत बसें लाए हैं वो उन्हीं खड्डों में से गुजर के जा रही हैं, वो कचरा हो जाएंगी। आप खुदारा हम चाहते हैं अपनी चीजों को ओन करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करवा दें। मैं ये नहीं कह रहा शर्जील नाम मेमन ने सड़कें बनवानी है, लेकिन मेयर कराची को तो बोल सकते हैं ना कि अब किस चीज का इंतजार है। मैं पहले भी बोला जून जुलाई में मानसून गया हुआ है इस शहर से, वो उसकी मिट्टी नहीं उठी अभी तक। आपके जो लोग हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग, आप अगर आपको मेरी बात ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब हमारे ऑफिस के बाहर जो झाड़ू लगाने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं वो रोज एक ही जगह पे झाड़ू लगाते हैं, वहां ढेरी लगाते हैं, वो शाम को फिर हवा और गाड़ियों से फैल जाती है, दोबारा उसी जगह वहां वही झाड़ू का ढेर उठता है। वल्लाह अल्लाह का वास्ता आप लोगों से उसको उठवा लें और यही मैन पावर फिर आगे की जगह पे जाके इस्तेमाल करें ना। एक ही मैन पावर एक ही रोड पे पूरा महीना पूरा साल रोज एक ही चीज को झाड़ू लगा रहा है तो कहां से शहर साफ होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शहर कहां से साफ होगा, क्योंकि तामीराती कामों के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा सूझबूझ की जरूरत है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। अच्छा, एक और स्टोरी जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल, इसमें सब एक चीज ये है जो हमारी मेन पावर है। देखिए इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट की तरफ से ले लिया जाता है ना कि भाई हमने ये शहर को साफ़ करना है, इसकी गलियां साफ़ होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा जो लोअर स्टाफ है सही जिसके हाथ में भी काम देते हैं वो जो है इसके अंदर डंडी मारता आप कह लें, वो उसके अंदर बददयानती करता है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तो बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन जो मकामी सतह पर जो लोग हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं वो अपना काम ध्यानदारी से नहीं कर रहे। फिर उसकी जो चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबिलिटी है वही ना कि पर जो लोग इस चीज में मुलव्विस हैं, जो ध्यानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, कम से कम फिर उनको आइडेंटिफाई करें, उनसे पूछें कि भाई हमने तुम लोग क्यों नहीं काम कर रहे। लोग जो हैं बेरोजगारी का बेइंतहा लोग बेरोजगार हैं, अगर काम सही नहीं कर रहे, आपके जो सुपरवाइजर को पता होगा ये बात, हटा दें उनको, नए लोग ले आए। लोग रोजगार के लिए यहाँ धक्के खा रहे हैं, वो रोजगार के लिए लोग वहाँ तैयार हैं, आप लगा दें, दूसरे को लगा दें, इसमें कोई जो काम चोर है उसको हटा दें। वही पॉजिटिव चीज है वो नेगेटिविटी में चली जाती है ना, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मजबूत तरीके से कोई प्लानिंग हो कि भाई हाँ अगर इस फर्द ने काम नहीं किया तो इसको सजा मिलेगी, इसको जॉब से जो है वो 10 रोज के लिए वो रुख्सत दे दी जाएगी और बगैर तनख्वाह के। तो इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे हमें, तब कहीं जाके जो है वो लोगों के अंदर इससे एहसास जिम्मेदारी पैदा होगा। ठीक है। अच्छा, एक और टॉप स्टोरी जो कि डिस्कस करूंगी मैं हमारे सीनियर रिपोर्टर से, लेकिन उससे पहले मैं खुद जो है ना वो ये बात करना चाहूँगी कि जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि ये पाकिस्तान का 1/3 कहलाते हैं, बड़ा पढ़ा लिखा तबका है और एक ऐसा तबका है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूल है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स का काम ये होता है कि वो इंसानियत की खिदमत करें और जो लोग पैनिक की सूरत हाल में अपने पेशेंट्स को लेकर आते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी परेशानियों को भी दूर करें। और हमने आए रोज़ हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को सहूलियात के लिए चीखते चिल्लाते या लड़ते झगड़ते देखा होगा। कभी आपने देखा होगा कि लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। हॉस्पिटल में कई किस्म के झगड़े जो है वो सामने नज़र आते हैं, लेकिन पहली दफ़ा मुझे जब मैंने ये खबर देखी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो जूनियर डॉक्टर्स से लड़ रहे हैं।
और ये जो वार्ड है ये है गैस्ट्रो का और न्यूरोसर्जरी का वार्ड है, जहाँ पर ये खबर सामने आई कि मुबैना तौर पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स को वहाँ पर आने से मना कर दिया, और वहाँ पर जो डॉक्टर्स थी दोनों हैं मौजूद, उनकी जो वीडियो है जब वो सामने आई मुबैना तौर पर, तो फिर ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई। और फिर उसके बाद जो इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को ख़त लिखा, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ट्रीटमेंट के हवाले से ये वो JPMC है, ये वो जिना हॉस्पिटल है जो कि कहना चाहिए कि अगर कोई भी गरीब को किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वो उस हॉस्पिटल में जाता है, और एक बहुत बड़ी इमरजेंसी और वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं, वहाँ ये सूरत हाल है। खुर्शीद भाई, इस खबर को देख के सबसे पहले आपके जहन में ये अकल मतलब एक्सेप्ट करती है कि डॉक्टर्स आपस में ही लड़ रहे हैं और सीनियर्स ने जो है वो जूनियर्स को निकाल दिया बाहर, और उसके बाद जो है उसके ऊपर अब जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ख़त लिखा है डायरेक्टर को यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने कहा है कि जी इनके तहफ़्फ़ुज़ को, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, उनकी पूरी जिम्मेदारी ली जाए। देखिए सभा साहब, इसमें 2 महीने पहले NICH हॉस्पिटल है जो बराए अतफ़ाल बच्चों का जो हॉस्पिटल है, वहाँ भी उन्होंने एहतजाज किया। हम रात को तकरीबन कुछ 12:30 बजे वहाँ पहुँचे रिपोर्ट के लिए। ठीक। तो कई बच्चे ऐसे थे जो जिनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक। और उसकी वजह थी कि उनको फर्स्ट एड नहीं मिला था। सही। डॉक्टर्स हमेशा से ही एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन हमारा एक आम शहरी का, मरीज़ का एक एतमाद होता है, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट होता है कि डॉक्टर एक मसीहा है, डॉक्टर ने ये कह दिया कि भाई आप ठीक हो जाएंगे, तो आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। अब ये मादा परस्ताना जो सोच है डॉक्टर्स की कि वो अपने मफाद के लिए मरीज़ों को जो है वो स्टेक पे डाल देते हैं, उनकी सांसों को स्टेक पे डालते हैं, और ये आपस का जो एहतजाज है इनका, ये अपने आपसी मफादात हैं, ये पर्सनल ज़ाती इंटरेस्ट हैं। कोई मरीज़ की किसी इंटरेस्ट में, कभी मुझे बताएं आपने कभी ज़िंदगी में सुना हो आपकी अपनी लाइफ में कि मरीज़ों को सहूलियात ना मिलने पर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, मरीज़ों को दवाई ना मिलने पर डॉक्टर ने एहतजाज किया? नहीं किया होगा। इनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उसकी बुनियाद पे ये लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, OPDs बंद कर देते हैं, और धड़ल्ले से करते हैं कि आज OPDs बंद रहेगी, कोई मरीज़ यहाँ पर ना आए। क्यों नहीं आए भाई? आपका और हमारा पैसा, ये अवाम का पैसे से हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसको तो सिंध गवर्नमेंट इसके बारे में तो बड़ी वोकल है, बात करती रहती है। अक्सर हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो, CM सिंध हो, या फिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हो, वो हमेशा जिक्र करते हैं, NICVD का जिक्र करते हैं, इसके अलावा NICH का जिक्र करते हैं, और बड़े पैमाने पे ये कहते हैं जी इस तरह की कोई जो है वो सिस्टम कोई करके दिखाए, चला के दिखाए। इस तरह का यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर जहाँ हमने देखा सियासी जमातों को जब बैन किया गया, सीधा सीधा दोनों एसोसिएशंस जो इनकी जो यूनियनें बनी हुई है ना, यंग डॉक्टर एसोसिएशन बनी हुई है, दूसरी डॉक्टर्स एसोसिएशन बनी है, आप बैन कर दें। जिसको काम करना है उस तरीके से, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, आप हाउस जॉब पे आए हुए हैं, यंग डॉक्टर हैं, आपने जैसे काम करना है आप वैसे करें। आप सीनियर के ऊपर चढ़ के देखें, ताली 2 हाथ से बजती है। अब यंग डॉक्टर्स के ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा, जब उनके ऊपर बात आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। लगते नहीं है कि ये डॉक्टर्स के पेशा वाले लोग हैं, ये मसीहा हैं, लोगों की जान बचाने वाले। तो अगर हुकूमत ये फैसले कर ले, जिस तरह से कॉलेजेस के अंदर सियासी जमातों के अमल दखल मना है, वहाँ पे एसोसिएशंस और इनको मना कर दे कि ना सीधी सीधा काम करें। अजीब सा लगा कि आपस में एक दूसरे को धमकियां। तो ये देखें, यंग डॉक्टर एसोसिएशन और फिर सीनियर्स वाली की बात है ना, तो इसमें ये वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो सामने आती चीज़ें। अब खुल के जो बातें सामने आएंगी, यकीनन वो इसके अंदर यही लोग इन्वॉल्व होंगे। अब वो उनको आने नहीं दे रहे, या जो यंगस्टर से जो सीनियर है वो इनसिक्योर है, या यंग डॉक्टर जो है वो इसके साथ वो जो है ग्राउंड रियलिटी क्या है, अंदर की जो खबर है वो क्या है, अब किसने क्या किया है, ये बात तो अंदर की खबर है कि वो अंदर किस बात के ऊपर ये चीज़ जो वीडियो वायरल्स होती हैं। लोगों को इनको ख्याल करना चाहिए कि आप जिस पेशे से मुंसलिक हैं, इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं आप, इससे ज़्यादा और क्या पढ़ के आप सर्जन ही हो सकते हैं, मजीद से आगे उसके बाद डॉक्टर तो PhD के बाद आप क्या करें। देखिए, जब पार्लियामेंट में आप एक दूसरे को लान तान कर रहे हो, सड़कों पे आपके लीडरान क़यादत को घसीटा जा रहा हो, और एक दूसरे पर जो है वो बुरे इल्ज़ामात लगा रहे हो, खा वो किसी सियासी जमात के भी हों। तो पार्लियामेंट हमारा इदारा है, बालातर इदारा है, सुप्रीम इदारा है सियासी हवाले से, जमहूरी हवाले से। जब वहाँ आपकी कदर कीमत नहीं है तो ग्रेजुअली चीज़ें डाइवर्ट होती हैं, डिलीवर होती है ना। तो जब आप ये देखते हैं कि यार पार्लियामेंट में ये MNAs MPs लड़ते हैं आपस में, असेंबलीज में लड़ते हैं, कापियाँ फाड़ देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, फिर फैमिलीज़ को भी बुरा तनकीद का निशाना बनाते हैं। अखलाकियात जो है ना वो, आप किसी भी फील्ड में हो, अखलाकियात का जो दामन है वो बरकरार रखना चाहिए, आपको अखलाकियात के साथ ही पेश आना चाहिए। अच्छा जनाब, मौसम की बात कर लेते हैं, और मौसम कराची में तो काफ़ी ज़्यादा सर्द हो गया है, और आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये आपको बताते हैं। सो हियर वी गो नाउ।
अच्छा जी, आज जो है 11 बजे 22 सेंटीग्रेड और 12 बजे 23, जबकि 1 बजे 24 सेंटीग्रेड और 2 बजे 25 सेंटीग्रेड बेहतरीन हो गया, रहेगा। 2 बजे तो ये है 25। आज के मौसम का हाल और जो कि हमने आपको बताया। और अभी यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद टॉप स्टोरीज जो है वो डिस्कस करेंगे और सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कहीं नहीं जाना और अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके जहनों में क्या सवाल हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। सो वेलकम बैक। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम टॉप स्टोरीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और एक और ख़बर खुर्शीद भाई कि ये रेस्क्यू 1112 ने सेटेलाइट स्टेशन का आगाज़ कर दिया है और वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट साउथ और जो DHA का एरिया है उसकी जो सिक्योरिटी है उसको मुमकिन बनाने के लिए और वहाँ पर मज़ीद लोगों के लिए इक़दाम करने के लिए ये जो है सेटेलाइट स्टेशन का आगाज़ किया गया है। और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी स्पेशली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि ये कंबाइन इनकी काविश है। और दूसरा जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो विजन रखते हैं कि इस तरह के जो इक़दाम हैं वो किए जाएं और वन विंडो ऑपरेशन जो है वो किया जाए। जी देखिए 1112 का जो ऑपरेशन शहर में शुरू हुआ हाँ। ये तो काबिल तारीफ़ ही है। 2 साल पहले इनकी तमाम लोगों की स्टाफ की ट्रेनिंग हुई और बड़ी अच्छे पैमाने पर इनकी ट्रेनिंग हुई है। बड़े तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए जो डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट है, किसी भी मुमकिना ख़तरे, हादसे या फिर बच्चे अक्सर जो हमारे मज़ाफ़ात के इलाके हैं वह नालों में गिर जाते हैं, तो हमने ख़ुद भी 2 ऑपरेशन मैंने ख़ुद इसको रिपोर्ट किए हैं। तो उनके जो लोग हैं आप यकीन करें कि रात का वक्त था, तकरीबन कोई 11:30 बज रहे थे, लेकिन उनके अपने लोग जो है उस गंदे पानी के अंदर मौजूद थे, उस ऑपरेशन कर रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे, वो बच्चे की तलाश कर रहे थे कि जो गिर गया था शाम 4 बजे। तो एक बहुत मुश्किल काम होता है कि गंदे पानी में स्मेल आ रही है और फैक्ट्रीज़ का पानी भी इसमें मौजूद है, तो उसके अंदर वो रात के वक्त भी अपनी जो फ़राइज़ मनसबी उसको अंजाम दे रहे थे। तो कल भी गुज़िश्ता रोज़ भी जो सूबाई वज़ीर बहालियात हैं मखदूम महबूब-उज़्ज़मान उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो DHA में अच्छा ये पूरा जो DHA में सेंटर कायम किया, सेटेलाइट सेंटर कायम किया है, ये साउथ को भी कवर करेगा। इसमें गाड़ियाँ भी हैं, उसके अलावा 24/7 ये रेस्क्यू ऑपरेशन अवेलेबल होगा। अल्लाह ना करे कहीं भी किसी तौर पे कोई हादसा नरमा होता है, कहीं कोई आग लग जाती है या कोई ऐसा कोई बच्चा जो है वो किसी नदी में नाले में सडन कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई उसके लिए रिस्पॉन्स जो है करेगा। वो ये तो ये अच्छी चीज़ है। इससे कबल जो है वो शहर में इस तरह की चीज़ें नहीं थी। एक एदी और छिपा की एम्बुलेंस थी जो बेचारे वो भी कार खैर का काम तो करते थे, लोगों को रेस्क्यू करते थे, लेकिन इस पैमाने पर नहीं था कि वो इस तरह से कर सके। लेकिन वो जिस हालात में अपडेटेड टेक्नोलॉजीज के साथ ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। जी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। जी भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं जो पढ़ रहा था जो खबर है जी DHA के लोगों के साथ, DHA के साथ मिलके डिस्ट्रिक्ट साउथ यस उन लोगों को ये फैसिलिटी दी जा रही है। काश ये हुकूमत मनोड़ा के लोगों के लिए अगर ये मुख्तस कर देती ना, ये अगर 1112 की ये तमाम फैसिलिटी जो शहर बार समंदर पार उधर उनको आने और जाने के लिए तो लिया ना उन्होंने, यहाँ से स्टार्ट किया है। उसके मैं बाद जाहिर सी बात है माजरत के साथ ये जो DHA के साथ और DHA के एरियाज के अंदर ऐसी कोई फोकदान नहीं है। वेल डेवलप्ड वेल एस्टैब्लिश्ड लोगों का एरिया है। माजरत के साथ मैं तनकीद नहीं करना चाह रहा क्योंकि काम अच्छा है। शहर के किसी कोने में हो, काम अच्छा हो, मैं उसको पजराई करनी चाहिए, उसको शाबाश देनी चाहिए। लेकिन अगर ये किसी पसमानदा इलाके के लिए किया जाता सिंध हुकूमत की जानिब से तो मुझे इससे कहीं गुना ज़्यादा खुशी होती, हम उसको अप्रिशिएट करते। वो किसी एक ज़िले को ये नहीं, आप कुरंगी के एक ये आबादी का एरिया ना, कुरंगी को ये बोलते हैं हमने 1112 के लिए तमाम फैसिलिटीज़ ज़िला कुरंगी के अंदर जो है कोई भी मसला हो ये फ़ाल कर दिया। चाहे उधर फायर ब्रिगेड फायर का मसला हो, चाहे वहाँ पे क्विक रिस्पांस आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई मसला हो, आपको वाटर बाउजर्स की कोई कमी नहीं होगी, फायर टेंडर्स यहाँ मुख्तस होंगे, तो मैं और ज़्यादा अप्रिशिएट करता। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बात इसलिए है कि आप उन इलाकों को टारगेट करें जो पसमानदा इलाके हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता क्योंकि बात वही है 1112 काम अच्छा कर रही है, काम अच्छा हमारा मैंने अपने फादर के लिए 1112 से एम्बुलेंस मंगाई है और वो बगैर किसी मुआवजे के
वो आ जाते हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी भी जी। बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन सही। आपको मज़ीद स्टाफ चाहिए, क्योंकि हाँ, बहुत सी मज़ीद जगह स्टाफ, पे हाँ, ऐसे बिल्कुल, आपके हाँ, मरीज मैनपावर हैं, आपको मजीद चाहिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप सही कहा। अगर यहाँ पे कराची के अंदर आप घरों में नहीं रहते, आप लोग फ्लैट्स की यहाँ पे ज़्यादा तादाद ज़्यादा है, फ्लैट्स हैं, तो हाँ, जो सही। बलाई मंजिलों पे जो लोग रहते हैं उनको मरीज को नीचे लाना, जहाँ लिफ्ट नहीं है तो वहाँ कम से कम 2 लोग तो ये साथ हों जो मरीज को नीचे ट्रांसफ़र कर सकें। इसके अंदर आपको खुद हेल्प आउट करनी पड़ती है या अपने आपको मदद बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जहाँ ये मसाइल हैं तो 11, 22 में बहुत सारी अभी गुंजाइश बाकी है, अगर उसके ऊपर काम हो। भाई गुंजाइश तो हर तरक्याती प्रोजेक्ट को बेहतर इसीलिए मैं कह रहा हूँ हाँ, कि ये वो तो आप आपकी- मॉडल चीज़ें करने से बेहतर है कि आप वो जो खर्चा आप करेंगे उससे बेहतर है कि आप इसको और मज़ीद एडवांस, जो आपको और मुझको और आम आदमी को उसका रिलीफ मिल जाए ना। मेरा सही। कहने का मकसद ये, मैं देखें हम बहुत तनकीद करते हैं, हाँ। बहुत करते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ की जहाँ पे कमी है, कमी पेशी है, उसको हमने वो भी पॉइंट आउट करना है ताकि वो उनको पता चल सके। लेकिन इन सबको ये बातें पता होती हैं, ये उज़रा हमसे ज़्यादा सीनियर्स उम्र के लोग हैं, हाँ। उनकी ज़िंदगियाँ इसी में गुजर गई हैं। सही। ये जद्दी पुश्ती अपनी सियासत करते चले आ रहे हैं, उज़रा के बेटा वज़ीर बनता चला आ रहा है। मैं फिर बार बार मैं कहना नहीं चाहता, आप लोग ज़्यादा समझते हैं, आपके पास इनर स्टोरीज ज़्यादा अच्छी खुल के सामने आती है, हमारे पास तो बहुत कम आती है, क्योंकि वो हमें बताना भी नहीं चाहते। हम रिपोर्टर से तो बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देख के बात करने वाले लोग पलट देते हैं। इवन जहाँ कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही होती हैं या जो मीटिंग्स हो रही होती है उसके अंदर बात बंद कर दी जाती है। तो ये वजूहात हैं, हम समझते हैं चीज़ों को, लेकिन करने की ज़रूरत है, आप करें। आवाम अच्छा यहाँ पे देखें एक और वैसे तो इस वक्त जो हाँ। सूरत हाल है, जुबानबंदी तो हर सूरत में है, रिपोर्टर्स को देख के उसकी तो आवाज़ बंद कर दी जाती है। तो ये तालाबंदी है, जमहूरी दौर के अंदर जो है वो इस तरह की कदगन लगाए जा रहे हैं, और जहाँ आपको हक बात कहने की आज़ादी ना हो और आप हक बात कह रहे हो तो आपकी जो गुफ्तगू है वो दबा दी जाए, तो इस तरह की सूरत जमहूरी निज़ाम के अंदर तो मैं समझता नहीं होनी चाहिए। और इसका असर और इसके मनफी पहलू दूरस्त देखे जाते हैं, और फिर बाद में यही लोग जो ज़ुबाबंदी करते हैं जमहूरी निज़ाम को जिसका हिस्सा बने हुए आजकल के लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, यही आजकल पाबंदी लगाते हैं, और फिर यही लोग जब अपोजिशन में आते हैं हाँ। तो फिर उस वक्त ये आवाज़ उठाते हैं। सही। अच्छा, अगर देखा जाए तो ओवरऑल मसाइल का अंबार, अगर सिर्फ कराची ही शहर को ले लें हम, तो कितनी सारी ऐसी टॉप स्टोरीज़ हैं। हम लोग जब रोज़ाना सुबह यहाँ बैठते हैं तो यकीन करें मेरे पास इतनी सारी टॉप स्टोरीज़ होती है जिसमें से सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वाली इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट लगती है, ऐसा लगता है कि कितने मसले हल ही नहीं होते। एक और मुतालबा सामने आ गया, अब जो ताजिर बरादरी है वो मुतालबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं उनको मुतारिफ़ कराएं, क्योंकि जो के इलेक्ट्रिक है वो आवाम जो है उन पे इतनी जो है वो बोझ गिरा रही है बिलों के। और दूसरी बात ये कि वही बात इससे पहले वाले शो में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर 4 लोग बिल नहीं भर रहे तो उसका खमियाजा पूरा जो है ना वो एरिया भुगत रहा है या वो पूरी गली भुगत रही है। तो इस हवाले से अब ताजिर बरादरी एक्टिव हुई है और उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे हैं, और अब वो ये कहते हैं कि जी ये जो कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है, ये आगे बढ़ के कुछ करें। बिल्कुल ऐसी है। ताजिरों ने तो एक बहुत पुराना इनका मुतालबा है कि जो यहाँ की मकामी इंडस्ट्री है उसको प्रॉपर ना लाइट मिल रही है, ना उसको प्रॉपर पानी मिल रहा है, और ये एहतजाज वो हमेशा रिकॉर्ड कराते हैं, छोटे ताजिर हों, बड़े ताजिर हों, और अल्टीमेटली उसका जो असर होता है उस पर जो सब्सिडी नहीं दे रही, सब्सिडी उनको नहीं मिल रही है, तो उसका जो खमियाजा है वो आप और मैं उसको पूरा कर रहे होते हैं। वो चीज़ों के रेट्स बढ़ाते हैं, वो सब्सिडी जो देनी है तो नहीं दे पा रहे होते। तो कराची के ताजरों का ये देरीना मुतालबा है कि उनको पानी, बिजली और सिक्योरिटी। देखें कराची का जो ये हमारा कोरंगी वाला जो एरिया है, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इंडस्ट्रीज़, आयाज़ भाई ज़्यादा बेहतर इस पर बात करेंगे, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर। देखें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत उस तरह से नहीं है, हर छोटा जो वर्कर है वो भी लूट जाता है, बड़ा ऑफिसर भी लूट जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत भी बेहतर नहीं है इंडस्ट्रियल जोन के अंदर। तो बाकी तो दीगर मुतालबात तो बहुत ज़्यादा देरीना है। मुतालबात, एहतजाज और इस तरह की सारी परेशानियां जो है ना आपको हमारे शहर में नज़र आएंगी। आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं तो आपको पता चलेगा लोग एहतजाज कर रहे हैं। आप खुद ही अपने जहन में सोच लेते हैं पानी नहीं आ रहा होगा, गैस नहीं आ रही होगी,
अच्छा, बिजली कट गई होगी। ये मेंटेलिटी है हम सब की कि अब हम सब लोगों को कोई ना एहसास नहीं होता कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। सबसे पहले जहन में ही आता है गैस नहीं आ रही होगी, इलाका मकीन एहतजाज कर रहे होंगे। तो ये तो सूरत हाल है इस शहर की, जहाँ पर लोग अब इतना रच बस गए इन मसाइल में, तो इनको भी देखना चाहिए और इन मसाइल को भी हल करना चाहिए। अच्छा जनाब, पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन ये क्या है, इस हवाले से बात करेंगे और ये कितना बेनिफिशियल है हमारी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और उस हवाले से बात करेंगे। सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे, खुर्शीद भाई, अयाज भाई, आपका बेहद शुक्रिया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं डिस्कस कर रही थी PSW के हवाले से, पाकिस्तान सिंगल विंडो के हवाले से, और ये कितना बेनिफिशियल है और ये किस तरह काम करता है। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज़ में PSW के चीफ डोमेन ऑफिसर नवीद अब्बास मेमन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी, आप ठीक ठाक हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। सर पहले तो ये बताइएगा कि एक्चुअली PSW क्या है, किन लोगों के लिए इसमें बेनिफिट्स हैं और ये कैसे काम करता है? जी पहले तो थैंक यू जी, आपने हमें बुलाया इस प्रोग्राम में कि हम आके आपके नाज़रीन को या पाकिस्तान की आवाम को बता सकें कि हम क्या काम कर रहे हैं और किन सेक्टर को हमारी इन सर्विसेज से फ़ायदा होगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में एक एग्रीमेंट साइन किया था जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जिसका नाम था ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट करना था, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या IT का प्लेटफॉर्म, जिस पे गवर्नमेंट के इस तरह के इदारे जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, जिस तरीके का आपका मोबाइल है तो इसके लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करता है। इस तरह के कोई पाकिस्तान में उस टाइम पे एक स्टडी हुई तो कि 77 गवर्नमेंट इदारे हैं जो कि इस तरह के सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। सही। तो एक मैंडेट दिया गया कि इस तरह के सारे सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक बनाना है, पेपरलेस बनाना है और लोगों को मुख्तलिफ इदारों में जाना ना पड़े। तो उसके लिए एक इदारा बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान सिंगल विंडो रखा। उसके तहत हमारी पहली इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई 2021 में, जिसमें हमने 5 इदारों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, जो कि बड़ा सक्सेसफुली पाकिस्तान का लॉन्च था और हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी पूरी की। अब तक हम 2000 जो हमारा 24 ख़त्म हुआ, हम 15 इदारों को इसके तहत हम इंटीग्रेट कर चुके हैं और हमारे कोई मोर देन 86,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अब पाकिस्तान में अगर कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेगा तो उसको पाकिस्तान सिंगल विंडो की सब्सक्रिप्शन या रजिस्ट्रेशन या यूज़र ID ज़रूर लेना पड़ती है। अच्छा। और वो अब जो भी अपना काम करते हैं वो पाकिस्तान सिंगल विंडो के थ्रू करते हैं, जो कि फुली इलेक्ट्रॉनिक है। पूरी पेमेंट्स अगर आपने करनी है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की या किसी इदारे की, वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लेना है उसके लिए आपने अप्लाई करना है तो वो भी आप अपने पोर्टल पे बैठ के अपनी डेस्क से कर सकते हैं। और वो जो इदारा है वो भी फुली इंटीग्रेटेड है पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ, उनको भी हमने सिस्टम बना के दिया है, तो वो जो अपनी प्रोसेसिंग है वो भी पाकिस्तान सिंगल विंडो के थ्रू करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये तो फिर बड़ा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो इस तरह से काम करना चाहते हैं। ये इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें लोगों के लिए फिर क्या आसानियाँ होती हैं, और जो पहले जो उनको हर्डल्स होती थी और इस सिस्टम के आने के बाद क्या जो है वो बेहतरी सामने आई? देखें जी, पहले हर एक छोटा सा भी सर्टिफिकेट है जी, उसके लिए उनको उनके ऑफिस जाना पड़ता था। अगर 500 रुपये का चालान है उसको जमा कराने के लिए बैंक जाना पड़ता था। उसके बाद 2 या 3 दिन लगते थे, एक फ़ाइल चलती थी और प्रोसेसिंग हो, उसके बाद जाके वो सर्टिफिकेट्स इशू होता था। अब वो काम जो कि आप 3 दिन में करते थे वो आपका हार्डली 3 या 4 घंटे में हो जाता है। आप पेमेंट बैठ के अपने डेस्क पे कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो और वो इदारा 3 या 4 घंटे में उसकी अप्रूवल्स दे देता है। अगर किसी कंसाइनमेंट की फ़िज़िकल इंस्पेक्शन है तो उसमें शायद 1 दिन लग जाता है 3 दिन की जगह, लेकिन जो इसमें फ़िज़िकल इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है वो 3 से 4 घंटे में हो जाता है। और इस तरह की स्टडी भी हमने करवाई है, एक थर्ड पार्टी ऑडिट हमने कराया है, जिसके तहत उन्होंने अपना सर्वे करके ये रिपोर्ट भी दी है कि इससे लोगों की अराउंड कोई मोर देन 20% कॉस्ट भी कम हुई है। अच्छा। और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लोगों का कम होके 1/3 रह गया हुआ। डिजिटल पेमेंट्स जो पहले सारी मैनुअल होती थी वो डबल हो गई हुई हैं। तो अगर हम देखें तो 2 चीज़ें होती हैं ट्रेड में कि आप उनका टाइम कम करें और आप उनकी कॉस्ट बचाएं।
तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को दोनों सहूलतें मिल रही हैं। और जो सबसे इसका जो बहुत बड़ा जो फ़ायदा वो ये है कि पहले आपने किसी भी चीज़ के लिए 100% सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते थे। अब हमने क्या किया कि एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऑटोमेटेड एक टूल हमने इम्प्लीमेंट किया है, जिसके तहत वो अब जिसमें सिस्टम एक असाइन कर दे किसी को ग्रीन चैनल, तो उसको ऑटोमेटिकली वो सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है। अगर किसी का प्रोफाइल अच्छा है, वो एक कंप्लाइंट किस्म का ट्रेडर है, तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट इशू कर देता है। वो सिस्टम ऑटो जो है वो कर देता है। तो कुछ सर्टिफिकेट्स हमारे कोई एक तो अब तक इस तरह से कितने लोगों को जो है ना वो ये अब देखें, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का जो हमने स्टार्ट किया था, एक सर्टिफिकेट है, इसका इंपोर्ट परमिट है। जैसे आपके खाने की चीज़ें अगर पाकिस्तान में आती हैं, दालें हो गई या पल्सेस, तो उनके लिए आपने इन एनी केस डिपार्टमेंट का पहले एक इंपोर्ट परमिट लेना होता है। अब वो हमारा 80% ग्रीन से हो रहा है। इसका मतलब ये कि दिन के कोई 100 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स वो इशू होते हैं, जो कि पहले लोगों को जाना पड़ता था, वो सारी चीज़ें और वो ओवरहेड्स का खर्चा करना पड़ता था, टाइम भी लगता था। वो अब ग्रीन चैनल से विद इन मिनट्स हो जाता है। तो वो एक पहला सर्टिफिकेट था जो कि हमने रिस्क प्रोसेसिंग से गुजारा। इसी तरीके से एक और सर्टिफिकेट है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। जैसे आपकी राइस है, आपका ऑरेंजेस हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं, उनके लिए एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो कि आपका जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसमें नैनी केस आपने जमा कराना होता है, अदरवाइज आप वहाँ पे भेज नहीं सकते हैं। वो भी अराउंड कोई 20% हमारा अब ग्रीन से हो रहा है। सिस्टम ऑटोमेटिकली वो उनको जनरेट करके दे देता है। और उसके जो रिस्क रूल्स हैं, या कि किसको ग्रीन करना है, किसको रेड करना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो सिस्टम? ये हमने डिपार्टमेंट को एक बना के दिया है पोर्टल, उसमें वो अपने रिस्क रूल्स आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, उसमें आपने मेजर की पॉइंट्स क्या रखे हैं? उसमें अब वो सीक्रेट होता है। अच्छा। तो वो डिपार्टमेंट ने इस तरह के उसमें बनाए हुए हैं कि जी ये चीज़ हो, ये हो, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो फिर वो उसको ग्रीन कर देता है। एग्जैक्टली। सही। अच्छा, तो सर अब ये तो बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है और बड़ी एक अच्छा सिस्टम है ओवरऑल। बताइएगा कि कितने लोग जो हैं वो इस हवाले से अब इंडल्ज हुए हैं सिस्टम के अंदर, और मज़ीद आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इसकी जो अहमियत है वो किस तरह से बताएंगे? देखें, अभी तक जो पाकिस्तान का जो टोटल ट्रेड है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसका कोई मोर देन 50% रेगुलेटेड ट्रेड है, जिसमें आपको इन एनी केस कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें। तो अब उसका 80% हम कर चुके हैं। 80% ट्रेड पाकिस्तान सिंगल विंडो के थ्रू ही हो रहा होता है। और लोगों को बताने के लिए हमारा एक बड़ा रोबस्ट किस्म का चेंज मैनेजमेंट एक सेक्शन है, जो कि हम अराउंड कोई महीने में 20 से ज़्यादा सेशंस करते हैं। हम डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस में जाते हैं, डिफरेंट चैम्बर्स में जाते हैं। सही। और अब हम डिफरेंट गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी जाके लोगों को बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान में अब ट्रेड के लिए इतनी सहूलतें पैदा हो चुकी हैं। अब जो पहले आपको काम 3 दिन में होता था, वो अब 1 दिन में हो सकता है। तो हम बड़ा प्रोएक्टिवली और एग्रेसिवली हम जाके लोगों को डिफरेंट जगहों पे सेशंस करा के, तो कोई महीने में हमारे 2000 से कोई 2500 लोगों को हम जाके अवेयरनेस भी देते हैं। कहीं ऑन साइट ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत हो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। और अगला जो हमारे इसमें गवर्नमेंट के इदारों के अलावा हमारा एक और 2 बड़े मेजर प्रोग्राम्स हैं जो कि चल रहे हैं, जिसमें एक पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम है, जिसमें हम जो पोर्ट से रिलेटेड इदारे हैं सारे, जिसमें आपके पोर्ट अथॉरिटीज़, केपीटी हो गया, शिपिंग लाइंस हो गई, टर्मिनल्स हो गए, FIA होता है पोर्ट पे, पोर्ट हेल्थ होता है, एक और MMD का डिपार्टमेंट है, वो होते हैं। वो सारे भी आगे जाके कुछ दिनों में उसका भी पायलट चल रहा है, तो वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे मुंसलिक हो जाएंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए, नदीम अब्बास मेमन साहब, और बताया कि ये जो PSW है इसकी क्या अहमियत है और किस तरह से बेनिफिशियल है हमारे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए। सो आई होप कि तमाम लोगों के लिए इस तरह की आसानियाँ पैदा होंगी, तो डेफिनेटली हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करेगा। करेंसी रेट्स जो है वो जान लेते हैं। सो हियर वी गो नाउ। अच्छा जनाब, करेंसी रेट्स हैं 179 और ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर जो है वो 199 है, और फिर उसके बाद जो है वो सऊदी UK पाउंड्स जो है वो है 354, और फिर उसके बाद सऊदी रियाल है 74, और फिर उसके बाद जो है वो स्विस जो है करेंसी वो है 315, और फिर उसके बाद US डॉलर जो है वो 279 है। तो ये है करेंसी रेट्स जो कि हमने आपको बताए। प्रोग्राम में या हम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के ऊपर। सो कहीं नहीं जाना आपने, हमारे साथ ही रहना है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो आज इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स का जो दिन है वो मनाया जा रहा है और इस दिन का मकसद जो है वो यही है कि इक्वालिटी होनी चाहिए और सबके साथ इक्वल जस्टिस होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग इंसानियत की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ लिविंग की बात करते हैं, लेकिन इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और क्या वाकई ये लोगों को दी जाती है, और इस हवाले से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन भी करते हैं। लेकिन इन जर्नल अगर मैं बात करूँ और इसकी जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें आपके सिविल राइट्स होते हैं, इसके अलावा आपके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, इसके अलावा इसकी जो सेकेंड जनरेशन कहलाती है उसके अंदर आपके सोशल, इकोनॉमिक और फिर आपके कल्चरल राइट्स होते हैं, और जो थर्ड जनरेशन होती है उसमें आपके कलेक्टिव राइट्स होते हैं। तो ये तमाम तर राइट्स होते हैं जो मिलकर एक इंसान को उसके हुकूक देते हैं जो कि उसकी डिग्निटी के लिए, उसकी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज इस डे के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ बहुत रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिनको हम वेलकम कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैगम जमान, प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन राइट्स सोसाइटी पाकिस्तान के, और हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ मुगल खान, फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। शो पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की एक वैल्यू की बात करते हैं, इस ओवरऑल परसेप्शन की बात करते हैं, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर, और क्या बताना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? जी, तो हम तो देखेंगे पूरी दुनिया में यौम मनाए जाते हैं, इनको लोहे अय्याम कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ना कोई यौम मनाया जाता है। तो तकरीबन 365 दिनों में 220 के करीब दिन हैं जो मनाए जाते हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है जिस पे सब मुल्कों ने साइन किए हुए हैं और जो उनकी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज जो है ना यौम इंसानियत है जी। तो यौम इंसानियत ये सिर्फ याददाश्त की, वैसे तो हर दिन यौम इंसानियत होना चाहिए और हर दिन मदर डे होना चाहिए, हर दिन वुमेन डे होना चाहिए, हर दिन फादर डे, क्योंकि लेकिन ये याद दहानी के लिए एक दिन मुकर्रर किया कि ताकि उस चीज़ की तजदीद की जा सके कि हमने इसके हवाले से क्या क्या काम करना है। तो ये चूँकि यौम इंसानियत है तो इसमें मज़हब का भी बहुत ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ भी खुतबतुल विदा का जो एक बहुत बड़ा तसव्वुर है उसमें भी बताया था कि किसी को किसी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, इंसान बराबर है। मुझे जो सबसे सदमा अंगेज़ बात करनी है वो ये है कि आप पूरे पाकिस्तान के जो पढ़ी लिखी एलीट है उनसे पूछ लें कि भी यौम जो इंसानी हकूक़ है इसके ये कैसे शुरू हुआ, और ये 30 जो है ना वो कवानीन है, समझें कि 30 का मुरतब के चार्टर में बनाया गया है। हाँ। ये हुआ था जंगे अजीम दोम के बाद 1948 आज का दिन 10 दिसंबर। तो उन्होंने फैसला किया कि हमने बहुत कत्ल होगा, 8 करोड़ लोग कत्ल किए गए, 8 करोड़ लोग जंगे अजीम दोम में कत्ल हुए और पूरी दुनिया जो है लाशों से भर गई थी। तो फिर उन्होंने सोचा, कुछ लोगों ने, दानश्वरों ने, कि यार कुछ इसके बारे में कोई इंसानियत के लिए बात कीजिए। सारे लोग मर गए, हर मुल्क के लोग मर गए, तो इसके लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने चार्टर तश्कील दिया 1948 ये 10 दिसंबर को। तो उसमें यह कहा गया कि सबसे पहला जो इंसानी हक़ है, हकूक़ से आए ना हक़, जी। तो मैं यही कह रहा था कि आप 100,000 लोगों, पढ़े लिखे लोगों से पूछ लें कि यूनाइटेड नेशन ने जो 30 हकूक़ मुकर्रर किए हैं उनमें से 5-4 बता दो, तो आपको कोई नहीं बता सकेगा। ये हमारा ये आलम है, जब हमें खुद नहीं पता कि हमारे हकूक़ हैं क्या, तो फिर किस चीज़ का तकाजा करते हैं। तो लेकिन यह कि ये जो 30 हकूक़ हैं, 30 और वैसे और बहुत होंगे, कुछ का आपने भी तज़किरा किया इंटरव्यू में, लेकिन ये जो 30 हैं इसका तो कोई ना किसी हिसाब से ज़रूर, और जो बच्चों को निसाब में भी होना चाहिए। बहुत से हुकूमतों को ये सूट नहीं करता कि बच्चों के निसाब में शुरू में ये चीज़ डाल दी जाए कि हर शख्स, पहला कानून, पहला हक़ जो अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ के हवाले से ये है कि हर शख्स बराबर है, हर शख्स बराबर है। वो अमेरिका का सदर ट्रंप हो, जो कुरंगी कराने वाला कोई फैक्ट्री का वर्कर हो, कानून की नज़र में ये कह लें, बल्कि कानून की नज़र तो बाद में आएगी। सबसे पहले ये हक़ है कि हर इंसान बराबर है, वो काला है, वो गोरा है, वो अफसर है, वो महकूम है, वो हाकिम है, छोटा है, बड़ा है, देहाती है, शहरी है, कोई भी हो वो बराबर है। सही। तो क्योंकि वो इंसान है, आपने पहले तस्लीम करना है कि वो इंसान है, वो जानवर नहीं है, वो हशरातुल अर्ज़ में से नहीं है, वो कीड़ा मकोड़ा नहीं है जैसे लोग डील करते हैं। तो आपने ये तसव्वुर ये करना है और उसको इज़्ज़त और एहतराम ये फराम करना है कि कम से कम कि तुम हो इंसान। तो जब इंसान है तो इसका मतलब है कि सारे इंसान, दुनिया में 7.5 अरब की आबादी है, तो 7.5 अरब लोग, हर उम्र का बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है या औरत है या मर्द है या बूढ़ी औरत है, कोई भी है, वो हसीन लड़की है या कोई ऐसे दूसरी बरक्स है उसके या कुछ भी है, वो इंसान है। तो इंसान को वो आप बराबर हैं।
तो पहला हक ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है कि आप इंसान हैं तो आप अशरफ हैं। अशरफुल मखलूक़ात हमने ऐसी बना ली है, वैसे कहीं लिखा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आप अगर इन इंसानी हकूक़ का तयन कर लें और इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उसका ख्याल करें, तो आप फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं, क्योंकि आपने उसकी सारी जो तकाज़े हैं वो पूरे किए हैं, ठीक है, इंसानियत के। सही। चलें, अशरफ मुगल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से डॉक्टर ज़ैकम बात कर रहे हैं कि पहला उसूल जो है ना वो ये याद रखना चाहिए आज के दिन का कि हम सब बराबर हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? आप आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि हम सब लोग इंसानी हुकूक का अगर कदर नहीं करेंगे तो हम चल नहीं सकते। पैदाशी हमारा एक फितरती इंसानी हुकूक का राइट है। जब हम पैदा होते हैं तो ये भी हमारा एक राइट है। सिविल शहरी हैं तो ये भी हमारा राइट है। अगर ये राइट न हो तो हम सिविल शहर में 6 मैटर को नहीं डील कर सकते। और इसी तरह हमें तालीम का राइट है, इसी तरह हमारे रहने सहने का राइट है। तो चूँकि बेसिकली इंसान जब पैदा हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही राइट हमारे शुरू हो गए। लेकिन चूँकि जंग अज़ीम अव्वल में जो 1914 में शुरू हुई और 1919 में ख़त्म हुई, यहाँ से जो प्रॉब्लम पैदा हुए, पहली जंग में तकरीबन 1 करोड़ आदमी और कई हज़ार डॉलर इसमें गर्क हो गए, जिसकी वजह से फिर उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें बैठ के हम लोग आपस में तय कर लें कि इस तरह का पामाली नहीं होनी चाहिए इंसानी हुकूक की। फिर 1937 से दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई जो 1945 में एंड हुई। फिर 1941 में इन्होंने फिर सोचा, अक़वाम मुत्तहदा का एक वजूद शुरू हो गया कि नहीं भाई, जब तक हम ये कोशिश नहीं करेंगे तो कितने, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि तकरीबन 7 करोड़ लोग उस वक़्त हलाक हो गए उस जंग अज़ीम दोम में जी। तो जिसकी वजह से ये सिलसिला बनाया गया। और फिर अक़वाम मुत्तहदा 1948 में एक चैप्टर सामने आया कि इंसान के हुकूक क्या क्या हैं और किस तरह के, जिस तरह अगर हम लीगल राइट्स हैं तो कोई मसला किसी भी उसका आ जाता है तो वो हम फिर अदलिया में जाते हैं, तो अदलिया से उसका प्रोटेक्शन हासिल करते हैं और ये राइट अदलिया के पास है। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है वो इंसानी हुकूक का, जो उसी की वजह से आज का जो दिन है ये बनाया जा रहा है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आज के दिन के हवाले से जिस तरह से अभी सर ने कहा कि हर किसी के मतलब जो ये एक ह्यूमन राइट्स है, इसमें तमाम तर चीज़ें शामिल होती हैं। आपका लिविंग स्टाइल है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसके अलावा जो आपकी ओवरऑल जो पूरी लाइफ होती है वो एक मुआशरे की आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सर, आप क्या समझते हैं कि आज के मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कितने ज़्यादा जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं? कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कोई 1-2 राइट्स, उनके अपने खुद के राइट्स क्या हैं। तो किस तरीके से फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो जिस लिमिटेशन की भी आप बात कर रहे थे वो भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए और ह्यूमन राइट्स का जो मकसद है वो भी अचीव हो जाए? क्योंकि लोगों को तो अपने राइट्स भी नहीं पता। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लोग फिर ये कहते हैं कि जी हमें हमारे हुकूक नहीं मिल रहे या हमारे मुआशरे में इस तरह की हमारे साथ में ज़्यादतियाँ सामने आ रही हैं। तो पहले तो एजुकेट होना बड़ा ज़रूरी है। ज़बरदस्त। तो असल बात यह है कि मैं आपको थोड़ा सा एक और तरफ लेके जाता हूँ कि जिसका ताल्लुक इसी से बनेगा कि दुनिया में जीनोसाइड जैसे कहते हैं ना, या नस्ल कुशी, उसकी भी एक डेफिनेशन है। तो उसकी 6 स्टेजेस हैं कि नस्ल कुशी कैसे होती है। उसका पहला मरहला ये है कि अगर मैं शहरी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छे घर में रहता हूँ और मेरे पास कोई देहाती आता है वो मुलाजमत के लिए, तो मेरे जहन में अगर ये आया है गरीब है और मुझसे कमतर है, पस्त है, तो मैंने जीनोसाइड का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। ओके, पहला मरहला मैंने मुकम्मल कर लिया। या मैंने समझा कि ये फ़लाँ मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या फ़लाँ नस्ल से ताल्लुक़ रखता है या फ़लाँ सूबे से ताल्लुक़ रखता है या फ़लाँ ज़ुबान से जो मुझसे कमतर है। हाँ। तो मैंने जब ही उसको कमतर समझा अपने से, ये थॉट प्रोसेस आप देखें कहाँ से शुरू होता है। क्योंकि सर ह्यूमन राइट्स का तकाजा तो ये है ना कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इन ह्यूमन बिहेवियर किसी के भी साथ नहीं रख सकते। तो हमें तो सबसे पहले अपने ज़हन दुरुस्त करने हैं, अपनी सोच को काबा दुरुस्त करना है कि हम अगर ऐसा सोचना शुरू कर दें कि कोई शख्स मुझसे कमतर है, मुझसे पस्त है और मैं बाला तरीक़े से बात करता हूँ, मैं हकमियत से बात करता हूँ, मैं मुक़्तदराना नज़रिए से अंदाज से बात करता हूँ,
तो ये मैंने जीनोसाइड का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद दूसरा है कि मैंने उसको ज़दोकोब किया, तीसरा मरहला है कि मैंने उसकी जायदाद छीन ली, चौथा मरहला है कि मैंने उसकी ज़ुबान पर पाबंदी, पाँचवा है कि मैंने उसको ज़ख्मी किया, और छठा है कि मैंने उसको मार दिया। ठीक है, तो ये मरहले हैं जीनोसाइड के, नस्ल इनका ताल्लुक इंडियन इंसानी हुकूक से बनता है। कि जो ही आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि कोई भी मुझसे कम पढ़ा लिखा है, कोई वो हिंदू है या छोटी ज़ात का है, या जैसे कहते हैं ना वो छूत छात जैसे कहते हैं, देश बेश छूत छात का निज़ाम था, ज़ातों का निज़ाम था। तो ये ज़ातों का निज़ाम भी इंसानी हुकूक के तनाजुर में देखा जाए तो उसी का हवाला है कि आप उसको कमतर समझते हैं। तो किसी इंसान को कमतर समझना, या इवन मर्दों का शोविनिस्टिक होना, औरतों का कमतर समझना, ठीक है ना, ये शोविनिस्टिक एटीट्यूड है कि जो मेल शोविनिज्म से कहते हैं। तो ये भी एक इंतहाई, ये भी जीनोसाइड का एक मरहला है कि आपने ये गलत सोचा है, क्योंकि इसी पे अगर आगे चलते जाएंगे तो दूसरे मरहले पे चले जाएंगे। तो इसी तरह जो इंसानी ठीक है सर, एक कॉल है, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सबा, कैसी हैं? यही बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं? बड़े टॉप पे माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं, छा रही हैं आप। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, दोनों मेहमानों को सलाम। वो देखिए, इंसानी हुकूक की जहाँ बात करते हैं ना, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसानी हुकूक का बेहतरीन चार्टर है ना, वो हमारे नबी का आखिरी खुतबा है। इससे बेहतरीन चार्टर कोई हो नहीं सकता। तो ये हम तो हमारे तो मजहब में मौजूद है। लेकिन मैं क्योंकि लंबा टाइम नहीं होगा, मेरा सवाल इनसे ये, देखिए जो इंसानी हुकूक की तंजीमें है ना, जैसे आसमान में पैदा बहुत सारी तंजीमें, उनका दोहरा मेयार क्यों है? बात यह है कि वो जब जहाँ वो अपनी जहाँ उनको जरूरत होती है वो बड़े इंसानियत की बात करते हैं, जहाँ उनको अपने फायदे होते हैं तो वो जो है वो इतनी बड़ी किलिंग हो रही है फलस्तीन के अंदर, इतने बड़े पैमाने पे वो मैसेकर हो रहा है, उस पर तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इंटरनेशनल कोर्ट्स की डिसीजन को ऑर्डर नहीं कर रहे, और बड़े बड़े जितने ममालिक हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो उसको कर रहे हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये कि जो दोहरा मेयार है, इसको मतलब कि कौन है जो उसकी हुकूक की जनगणना करे? कोई इस हुकूक को पूरी तो नहीं कर रहा। इक्वल राइट्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इक्वल राइट्स नहीं रहे, किसी के लिए क्या मेयार है, किसी के लिए क्या मेयार है, ये तो इंटरनेशनली हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ फरमाइए। ठीक है याया, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम तक पहुंच गए हैं। और याया जो है उनका क्वेश्चन यही है कि जो ये ड्वेल फेस है, ये जो इतनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, इस हवाले से उन्होंने क्वेश्चन किया। इसका जवाब जो है वो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रूर पूछेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो इंसानी हुकूक के हवाले से आज दुनिया भर में ये आलमी दिन है, जिसके हवाले से हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और जब हम ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे कॉलर थे, उन्होंने जो है वो क्वेश्चन पूछा था हमारे गेस्ट से। तो सबसे पहले जो है ये अशरफ मुगल साहब, आप इस बात का जो है वो जवाब दीजिए कि हमारे जो कॉलर हैं उन्होंने पूछा था कि इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, वैसे तो ये बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, इंसानियत की बात करती हैं, लेकिन इनका ये ड्वेल फेस क्यों होता है? जब इनके अपने मतलब की बात आती है तो फिर ये ड्वेल फेस क्यों, ये दोहरा मयार क्यों? असल में ये है कि इसमें जो 11 ममालिक थे जिनके पास ये वीटो पावर था, उनमें से 5 ऐसे हैं कि जब भी कोई छोटे मुल्कों का कोई मफाद आता है, जिस तरह 1931 में कश्मीरियों ने एक अपनी जदोजहद शुरू की थी, लेकिन उसको आज भी 100 साल से ऊपर हो गया, लेकिन उनका फ़ैसला हो नहीं सका। 1965 में रूस ने वीटो इस्तेमाल कर दिया, और अक़वाम मुत्तहिदा के दादा के उस हिसाब से भी जो 1948 में हुआ था, तो रूस मुत्तहद बार ये जर्मनी के साथ या उसके साथ जापान के साथ वो वीटो इस्तेमाल करता रहा। और आज जब फ़लस्तीन का वक्त आया, तो चूँकि 1967 में फ़लस्तीन के साथ इनकी जंग हुई थी इसराइल की अरबियों के साथ जी, तो उस वक़्त ये एक तय हुआ था कि फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत कायम होगी, लेकिन उन्होंने इसको कायम आज भी नहीं होने दिया। चूँकि उनको वीटो पावर का हासिल है, वो 5 ताकतें ऐसी हैं कि वो एक दूसरे की बात को, कोई किसी का भी छोटी ताकत का हुक्म उसका मुल्क का वो राइट आता है तो उसको वो वीटो कर जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये दोहरा म्यार है कि वो अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी जो वीटो पावर इस्तेमाल किए बाहरा, तो जिसकी वजह से ये नहीं हो सका। और ये कोशिश इन्होंने की कि ये वीटो पावर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सका आज तक। ठीक है सर, आप तो बात यह कि जुल्म की बहुत सी शक्लें, तो जुल्म जो है वो सोफिस्टिकेटेड भी होता है, जुल्म आपके अल्फाज में भी होता है, जुल्म आपकी
बहुत से तरीके हैं जुल्म करने के, जी। तो ज़रूरी नहीं कि तशद्दुद से किया जाए। यहाँ तो तशद्दुद से हो रहा है, जैसे फ़लस्तीन का किस्सा बताया, तो उनका सवाल है, बड़ा वैलिड सवाल है, और हर शख्स के ज़हन में आता है कि आप क्या चैम्पियन बने हुए हैं इंसानी हकूक़ के, कि आपके नाक के तले कत्लेआम हो रहा है और लोगों और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, और आवाज़ जो उठाते हैं उनकी कोई रसाई नहीं है। तो आप किस तरह, तो ये इंसानी इर्तिका जो है अभी, जो उसे कहते हैं जहन का जो इर्तिका है, वो अभी रास्ते में है, अभी तक पहुंचा नहीं, मैच्योर नहीं हुआ। सही। तो वो लोग जो कि मशरक़, जिसको मगरब के मुल्क कहते हैं, अमेरिका कहते हैं, जापान, वो जो कि मैच्योर होने चाहिए थे या जिसका वो दावा करते हैं, तो अभी तक वो भी मैच्योर नहीं है, क्योंकि उनके भी ऐसे मफादात हैं जो कि माली मफादात हैं, मादी मफादात हैं, और जिसकी वजह से वो इस दुनिया में जिस खून रेजियाँ जो नज़र आती हैं और खून खराबा जो नज़र आता है कश्मीर में, फ़लस्तीन में और बहुत से इलाके जहाँ पर तो लेकिन हम ये कहते हैं कि इंसानी हकूक़ का जो दिन है उसके हवाले से ये कहते हैं कि उनके लिए भी ये याददाश्त है। तो एक दिन वहाँ भी ये शम्मा फरोज़ा होगी कि लोग जो है वो इस तरफ आएंगे भी, किसी पे भी जुल्म। सर इशू ये ना कि अगर हम देखें कि अगर मगरिब की बात करें या हम उस थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर अवाम किसी एहतजाज के लिए निकले या वो टैक्सेस के हवाले से बात करें या वो दीगर मुतालबात के हवाले से बात करें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैसिलिटेशन ज़रूर सामने आती है। इसी तरह अगर हम अपने ही मुल्क की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में जो है वो कितना फैसिलिटेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स की मद में, लोगों को कितना ज़्यादा जो है वो इस हवाले से समझा जाता है, उनको रिगार्ड किया जाता है? काफ़ी मखदूश है सूरत हाल देखा जाए तो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से मुल्कों से बेहतर है। ठीक है ना। हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि आप अरब ममालिक में कोई बात नहीं कह सकते, आप इस पर प्रोग्राम भी नहीं कर सकते, अरब ममालिक में प्रोग्राम नहीं होते इंसानी हकूक़ के हवाले से, इस किस्म का प्रोग्राम नहीं कर सकते। अभी आप किसी बात में नहीं कह सकते जैसे स्टेट के ऊपर खराश आती हो, रियासत पे खराश आती हो। तो यहाँ तो बहुत खुल्लम खुला लोग बातें करते हैं, हर एक को हमारे यहाँ तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है, लेकिन अभी इससे भी बेहतरी आनी चाहिए, इससे भी ज़्यादा। और वो बेहतरी तब आएगी जब सारे अदारे अपने अपने दायरे में रह के काम करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक एहतराम करेंगे, कोहेसिव होके मुरक्कब होके काम करें, ताकि इंसानियत का भी और पाकिस्तानी कौम का भी इसकी फलाह हो, उसकी कामयाबी हो, सक्सेस की तरफ जाएँ। तो वरना यह कि रुकावटें बहुत हैं और पछतावे बहुत हैं और हलाकतें हो रही हैं, हर दौर में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो लेकिन लोगों को भी अब ये देखना है कि लोगों को भी अपने एक जहाँ हक आएगा वहाँ फ़र्ज़ आएगा, हक अकेला कभी नहीं होता, सही जिम्मेदारी के साथ आता है। सही। इसके बाद एक मतलब एक चार्टर में जो हम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, उसमें कहा गया कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के रसूलों के खिलाफ कार्टून बनाना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें, उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप ज़रूर बोलें, लेकिन आपको ये देखना है कि आप इस दायरे को अगर क्रॉस करेंगे और जो किसी और की हक तलफी होगी, ये इतलाफ़ हक है, आप किसी का हक के तलाश करें, आप किसी भी सिनेरियो में किसी भी हद से तजावुज़ करते हैं, तो आपका जो हक है वो आपने किसी का हक सलब कर लिया, उसको तलफ कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपने एक नाजायज़ काम किया, एक गलत काम किया, एक फाउल प्ले किया। तो इसलिए इसका भी अब मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जज भी कह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज भी कह देते हैं कि जी इनको एहतजाज की इजाज़त है, जी फलां पार्टी का जो भी है जी। अब यह है कि वो पार्टी शहर में आके स्कूल बंद कर दिए, थाने बंद हो जाएंगे, सारे कारोबार बंद हो जाएंगे, तोड़ फोड़ होगी, शीशे टूटेंगे, हलाकतें होंगी, लोग जख्मी होंगे, तो ये भी एक गलत बात है। इसका भी एक तरीका होना चाहिए ना, कोई शाइस्ता शुस्ता तरीका, पुरअमन भी करना है तो कोई इलाका एक मुंतखब कर लें, एक जगह पे बैठ जाएं। तो क्योंकि देखें बहुत से इलाकों में, यूरोप में ख़ास तौर पर, तो वो अब सिर्फ 4 लोग जो हैं वो बैनर लेके खड़े हो जाते हैं, आप एहतजाज कर लें तो आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाता है, सिर्फ आप आवाज़ें भी नहीं निकालते, बैनर लेके प्ले कार्ड लेके खड़े हो गए। तो मैं आपसे बात कर रही हूं। जी, तो आपने पता दिया एहतजाज, या फिर एहतजाज यह कि आप खामोशी कहते हैं ना कि वो एक खामोश एहतजाज है, तो सिर्फ प्ले कार्ड है, आपने इस्तेमाल किया कि जी फलां बंदा ये या वज़ीर आज़म या सदर ये काम गलत कर रहा है, तो इसके लिए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं या हम इसको एहतजाज कर रहे हैं। तो एहतजाज का भी एक शाइस्ता तरीका होना चाहिए, एहतजाज का भी एक जो है वो तरीका होना चाहिए जिसमें म्याना रवैया आप इख्तियार करें। सर ये शऊर बेदार करना कितना ज़रूरी है कि अगर आपने एहतजाज करना है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है,
तो वो आप उन अल्फाजों से पुरअमन तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड आप जब इस तरह से क्योस क्रिएट करते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है, फिर भी तो देखा जाता है ना कि वही फिर ख़बरें बनती हैं, चीज़ें सामने आती हैं। तो ये लोगों में शऊर बेदार करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन करें। अगर आपने अपने हुकूक के लिए किसी से कोई बात करनी है तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ बात कर सकते हैं, जाहिर सी बात है आप सिर्फ उसको एक पुरअमन तरीके में पोर्ट्रे कर सकते हैं। लेकिन क्यों लोग बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कि ये ह्यूमन राइट्स है, मतलब हर चीज़ को ह्यूमन राइट्स के ज़िम्मे में क्यों लेके आया जाता है? हमारे पाकिस्तान में या कहीं भी जो 1973 का हमारा आइन है, तो हम कोई भी अपने हुकूक उस आइन के तहत इस्तेमाल करते हैं। मसलन आर्टिकल 18 है पाकिस्तान के आइन 1973 का, तो इसमें फ्रीडम ऑफ बिज़नेस है। आप बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं, आपको ट्रेड करने का राइट है। इसी तरह स्पीच है, आर्टिकल 19 है, उसके तहत आप स्पीच कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा वायलेशन होगा तो फिर उसके लिए सज़ा भी है, कोर्ट उसमें वायलेशन पर सज़ा भी देते हैं। तो चूँकि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है वो किसी वक्त भी कहीं भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंतज़ामिया से परमिशन लेना ज़रूरी है कि कहाँ आपने करनी है और किससे एड्रेस करना है। हाँ। अभी जिस तरह सियासी पार्टियां हैं तो वो कोई भी जलसा कहीं करना चाहें तो वो गवर्नमेंट से जो डिप्टी कमिश्नर है या कमिश्नर है उससे परमिशन सीख करेंगी, तो या कोर्ट से सीख करेंगी, तो उसके लिए फिर अरेंजमेंट भी किए जाते हैं। लेकिन अगर वो कहें कि जिधर भी जी चाहे हमारा हम चले जाएं, हाँ। तो वो फिर हमारे आइन से नारफ़ करते हैं। बिल्कुल ठीक फिर उनको कन्विक्शन करना या उनको पनिश करना ये एक गवर्नमेंट का राइट हो जाता है। सही। तो किसी को गालियां देना ये भी इखलाक के ख़िलाफ़ है, ये चार्टर जो ह्यूमन्स राइट का चार्टर है उसके ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि हमारे रसूल पाक ने भी कहा कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल करें, इस तरह करें कि जिस तरह वो आपकी माँ का माँ या भाई है, तो इस तरह उसकी रेस्पेक्ट करें। इसी तरह दूसरे दो ममालिक हैं उनको भी आप रेस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रेस्पेक्ट देंगे। जिस तरह ये हमारे मुल्क में हम अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बने तो वही हमारा राइट जो पाकिस्तान में है वही राइट हमारा बैनुल अक़वामी उसमें भी है। तो इस तरह अगर उनको हम राइट नहीं देंगे या उनको रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमें क्यों देंगे? उनके साथ हमारी रेस्पेक्ट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ैगम ज़मान हमारे साथ मौजूद थे और अशरफ मुगल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। शो पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। और जहाँ पर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो इक्वालिटी रखनी चाहिए, बराबरी रखनी चाहिए। हमारा तो दीन भी हमें सिला रहमी और बराबरी का जो है वो दर्ज देता है। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डॉक्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे और हमें ख़ास डिजीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो शो में हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है और ये जो हमारी गेस्ट हैं ये आज हमें एक डिज़ीज़ के हवाले से जो है वो डिफ़ाइन करेंगी जो कि बहुत सारी ख़वातीन का मसला होता है। और ये कंप्लेंट्स लेकर जो है ख़वातीन कभी एक गायनी की डॉक्टर के पास जाती हैं, कभी दूसरी गायनी की डॉक्टर के पास जाती हैं, लेकिन ये मसला जो है बहुत ज़्यादा आखिर में जाके आइडेंटिफाई होता है। मैं बात कर रही हूँ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की, जी हाँ, PID। और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये बहुत हिडन भी होता है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होता। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आयशा याकूब ने, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो डॉक्टर आयशा, जिस तरह से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती और ये जो एक स्पेसिफिक डिजीज़ है या इसको हम एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, इसके बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं। पहले तो उस हवाले से बताएं, फिर उसके बाद कि जब ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है और बाद में जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जी, बहुत कॉमन टॉपिक है ये। हाँ, ओवर ट्रीटेड है हाँ, और मिस ट्रीटेड है। यस, बेसिकली हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट रिपोर्ट होते हैं वो अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं और अल्ट्रासाउंड में उनको अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर बताती हैं कि आपको PID है। सही।
या जो है वो आप उर्दू में इसको कहते हैं कि नाफ में इन्फेक्शन हो गया है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से मतलब ये है कि जितने भी पेल्विक के ऑर्गन हैं वो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट से लेके सर्विक्स, यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज एंड ओवरीज के इर्द गिर्द एक लेयर होती है, उन सब की इन्वॉल्वमेंट जब किसी भी ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक हम कह लें कि उससे इन्फेक्शन जब होता है, हाँ, तो वो कलेक्टिवली किसी भी एक ऑर्गन को फर्स्ट इन्वॉल्व करता है एंड देन फॉलोड बाय वो उसको स्प्रेड करता है। सही। लेकिन ये प्रेजेंट कैसे करता है वो एक अलग कहानी है। अच्छा, ये कोई इतना सिंपल इन्फेक्शन नहीं है कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया व्हाटएवर। अच्छा, ये इस तरह भी नहीं है कि किसी को पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम हुए और फौरन डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर दिया, स्कैन आ गए और फिर उसके बाद उसने कहा जी आपको ये है। ये आइडेंटिफाई होने में भी टाइम लेता है। और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या है? देखिए, इसमें हम लोग ना रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को डिवाइड करते हैं। सही। लाइक आप इस तरह कह लें कि जो यंग एज ग्रुप है, हाँ, उसमें 16 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स एज ग्रुप है जो कि सेक्सुअली एक्टिव है। हाँ, तो दे आर मोर प्रोन टू डेवलप दिस इन्फेक्शंस। ठीक। दोज फीमेल हु आर नली पेरिस, हाँ, कि वो शादीशुदा तो है लेकिन उनको बच्चा नहीं ठहरा कभी भी। हाँ, या जो फीमेल्स हैं जिन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस रखवाई हुई है और उसकी स्टरलाइजेशन या उसकी इंसर्शन की टेक्निक कोई अप्रोप्रिएट नहीं थी, सही, वो मोर प्रोन टू डेवलप टू दिस इन्फेक्शन है। सही। या जो है वो रिपीटेड मिसकैरेजेस एंड अप बाय द डीएनसीज हुई हैं, वो मोर प्रोन टू डेवलप दिस इन्फेक्शंस है। या पुअर सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस के जो वुमेन्स हैं, उनकी हाइजीन एंड अदर रिक्रिएशनल ड्रग्स एंड स्मोकिंग भी is a one of the cause. देखिए, स्मोकिंग एज सच डायरेक्ट नॉट कॉज, क्योंकि डॉक्टर आयशा बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ये जितने भी आपने मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं ख़वातीन के हवाले से, वो बिल्कुल बज़ाहिर देखने में बिल्कुल फिट होती हैं, मगर अगर वो स्मोकिंग कर रही होती है ना तो वो इस सिम्टम को लेके, इस प्रॉब्लम को लेके डॉक्टर के पास आती हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये देखिए कि स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इस इन्फेक्शन के साथ, लेकिन वो इसको इफेक्ट कैसे करता है? ये दिस इज द थिंग आई वांट टू नो। उसमें ये कि जो फैलोपियन ट्यूब्स है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का एक हिस्सा होता है, फैलोपियन ट्यूब, हाँ, फैलोपियन ट्यूब्स, तो उसमें सीलिया होते हैं। जिस लाइक इन अ टॉवल, आप ये टॉवल देखते हैं कि उस पर बुर हुई हुई होती है, तो उसमें सीलियाज होते हैं जिसमें एग की मूवमेंट्स होती है। तो जो स्मोकिंग है वो इस मूवमेंट्स को अफेक्ट करती है। तो जो भी अफेक्टिव असेंडिंग इन्फेक्शन है, हाँ, जो कि लोअर जेनिटल ट्रैक्ट से, सर्विक्स से यूट्रस में पेनिट्रेट करता है, असेंडिंग इन्फेक्शंस, वो फिर फैलोपियन ट्यूब्स की जो स्मोकिंग होती है वो उसकी सीलिएटिव मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं, तो वो वहाँ लाइक डिपॉजिट हो जाता है। दैट लीड्स टू ट्यूब इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, मोर प्रोन टू डेवलप द एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। सही। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं related with the smoking and the pelvic inflammatory diseases. आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि ये बड़ा कॉमन भी है और मिसट्रीटेड भी है। ये मिसट्रीट कैसे हो जाता है? अच्छा, वो वही बात है ना कि पेशेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लिनिक में आता है साइन एंड सिम्टम्स के साथ। सही। जो मैंने रिस्क फैक्टर्स आपको बताए या जो हाई रिस्क पॉपुलेशंस हैं फॉर द पीआईडी, सही सही, जब वो हमारे पास क्लिनिक में आती हैं तो उनकी टिपिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं, लाइक रिपीटेड वेजाइनल इन्फेक्शंस है, सही, वेजाइनल डिस्चार्ज है, लाइक उसकी कलर, कंसिस्टेंसी एंड ऑल दिस थिंग, रिलेशनशिप में जो है वो पेनफुल रिलेशनशिप है या इनफर्टिलिटी है, तो हम उनको स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करने के बाद हम लोग एंडोसर्वाइकल स्वॉब लेते हैं, उनकी साइटोलॉजी एक टेस्टिंग लेते हैं, देन वो लैब में सेंड करते हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एंड द ग्रॉस एग्जामिनेशंस हम उन लोगों को एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। सही, ठीक। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट इज़ द मोर सिम्टोमेटिक, वो पूरी क्लिनिकल पिक्चर में आ रहा होता है, लेकिन उसकी साइटोलॉजी या इन्वेस्टिगेशन नेगेटिव आती है। सही, हाँ। तो पेशेंट को जो हम 14 दिन की या 15 दिन की ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं और स्पाउस को भी करनी होती है, हाँ। मतलब द बोथ पार्टनर ट्रीटेड एट द सेम टाइम। सही। तो वो उसको पैनिक लगता है, फिर तो वो जो है वो ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देता है,
एंड या जो है या बीच में किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता है, या ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ चला जाता है, या वो कहता है कि रिपोर्ट तो मेरी नेगेटिव आई है तो डॉक्टर ने तो मुझे एवं ही दवाई लिख दी है। हाँ सही, रिपोर्ट में तो है नहीं तो फिर मैं मेडिसिन क्यों खाऊं? हाँ, ये एक बड़ा जो है ना वो, तो ये फिर एक मिस्ट्री हो जाता है कि लेकिन ये कि जो क्लिनिशियंस ने अपना एक ग्रॉस एग्जामिनेशन में उसका एक डायग्नोस बनाया है तो डेफिनेटली हम उसके क्या सडन क्या करना चाहिए अगर किसी को फौरी ये पीआईडी डायग्नोज होता है, डॉक्टर कहता है कि ये आपके रिपोर्ट्स हैं, ये स्कैन है, ये अल्ट्रासाउंड है, ये रखिए, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? मतलब उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी है? कितने दिन तक का उसका प्रोसेस होता है, किस तरह से, और ये क्या मुकम्मल तौर पर क्यूरेबल है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अनकॉम्प्लिकेटेड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है एंड सेकंड इज अ कॉम्प्लिकेटेड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ओके, अनकॉम्प्लिकेटेड है वो एक्यूट भी हो सकती है। अच्छा, एक्यूट भी है, एक्यूट फॉर लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ या जो है वो फीवर के साथ पेशेंट क्लिनिक में प्रेजेंट करते हैं। एक्यूट ऑनसेट है लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड है, अनकॉम्प्लिकेटेड। अभी तक उसने लोकल एरियाज को इन्फ्लेम किया है, फीवर है, तो उसको हम आउटडोर पेशेंट्स पे ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, 2 वीक्स का ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, प्रिकॉशंस बताते हैं एंड देन फॉलो अप इन क्लिनिक एज। ठीक, बट इन द केस ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड केसेस उसमें ये क्रॉनिक चल रहे होते हैं, क्रॉनिक डिजीज, किसी से 1 हफ्ता दवाई ली, किसी से 2 दिन दवाई ली और जो उनको एडवाइस की गई है उसको फॉलो नहीं किया, तो फिर ये क्या है कि अंदर असेंडिंग इन्फेक्शन, एप्सिस फॉर्मेशन, जिसे ट्यूबोवेरियन एप्सिस कहते हैं, सही, और फिर ये पूरी पेरिटोनियल कैविटी जो एक अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव लेयर दी हुई है पेल्विस में, उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। सही, तो दैट्स वाई एक जनरलाइज सेप्सिस डेवलप हो जाता है पेल्विक के अंदर। ओके, सही, तो दिस इज इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस, तो फिर वो इन पेशेंट फिर ये तो सिवियरिटी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, चलें जी, प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। डॉक्टर आयशा मेरे साथ हैं और इंतहाई अहम इशू है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप अगर हमें कॉल करना चाहें तो कॉल करके डॉक्टर आयशा से सवालात भी कर सकते हैं। शो में या वक्त एक वेलकम बैक। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जब ब्रेक के लिंक में हम लोग थे तो हम यही बात कर रहे थे कि ये मिसट्रीटेड है, लेकिन ये मिसट्रीटेड क्यों है इसका जवाब तो डॉक्टर आयशा ने दिया। लेकिन डॉक्टर आयशा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब लोग इस डिज़ीज़ के बारे में सुनते हैं कि भाई वी हैव पीआईडी, तो वो खुद जो सेल्फ इमेजिनेशन होती है ना और जो सेल्फ ट्रीटमेंट होता है वो बहुत करते हैं, और वो जो घरेलू टोटके और घर के मशवरे, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है और लोग फिर सिवियरिटी की तरफ चले जाते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि पूरी जो वहाँ पर सेप्सिस हो जाता है और पूरी वो एक कैविटी है तो वो फिर डैमेज होना शुरू हो जाती है, ये ज़रा बताइए। देखिए उसमें इसकी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है ना, एक तो एक्यूट इमरजेंसी है, सही, सेप्सिस डेवलप हो गया। सेकंड ये कि ये इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है। थर्ड ये कि लोग अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, वही ना कि वो हर्बल या दूसरी अद्वियात की तरफ चले जाते हैं या घरेलू टोटकों की तरफ चले जाते हैं, या एक डॉक्टर को छोड़कर एक एंटीबायोटिक छोड़ के किसी दूसरी जनरेशन की जो है वो एंटीबायोटिक लेते हैं। ये कि जो हम लोग जो चीज़ माइंड करते हैं कि दिस इज़ अ प्योरली क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसमें कोई अल्ट्रासाउंड वाली कह देती है जी आपको पीआईडी हो गया है और बच्चादानी के मुंह के आगे पानी है, ये वो एक मिसकॉन्सेप्ट है। तो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं, लिटरली रिपोर्ट लेके आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये पीआईडी हो गया तो आप मुझे ट्रीटमेंट दे दें। तो हम उसको कहते हैं कि आपको पीआईडी नहीं है, मतलब आपको कैसे पीआईडी है? तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी, वही ना सेल्फ इमेजिनेशन खुद ही, फिर वो डेफिनेटली डिफरेंट, हम दवाई नहीं देंगे तो वो किसी और से लिखवा लेंगे, तो दैट लीड्स टू ड्रग रेजिस्टेंस। क्योंकि देखें इसमें जो मेजर मोटे मोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक नाइजीरिया गोनोरिया है, क्लैमिडिया ट्रैकोमोटस है, या बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, ठीक है। तो इसमें जो 2 पहले वाले हैं ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है। सही, you treat the spouse, the partner or the contact tracing simultaneously. सही, and the bacterial vaginosis is a not sexually transmitted, तो उसमें हम जो सिर्फ फीमेल को ट्रीट करते थे। सही, तो इसमें ये कि ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बहुत लिमिटेड ड्रग्स है, लाइक बहुत कॉमन ड्रग है डॉक्सीसाइक्लिन है एंड मेट्रोनिडाजोल है। सही, तो पेशेंट को ये होता है कि अगर डॉक्टर इतनी हाई फाई बातें कर रहा है कि ये इतना ख़राब इन्फेक्शन है जो कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत को भी ख़राब करता है और मेरी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो दवाई तो बड़ी मासूम दे रहे हैं। सही, हाँ, जिस हिसाब से डिस्क्राइब किया उस हिसाब से मेडिसिन बहुत मासूमरी दवाई है और बहुत चीपर भी है। डॉक्सीसाइक्लिन कायदे आज़म पता नहीं किस दौर से ये दवा चलती हुई आ रही है, लेकिन चूँकि इज़ अ मोर सेंसिटिव ड्रग फॉर द रेलेवेंट ऑर्गेनिज्म,
एंड इजी टू टेक, चीपर है। अच्छा, कई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कई ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं जिसमें सिस्ट का भी जो है ना वो जिक्र होता है, तो वो उस हवाले से सिस्ट, देखिए सिस्ट का पीआईडी से कोई वो रिलेशन नहीं है, सही। लेकिन पीआईडी में सिस्ट बनती ज़रूर है, जिसको ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस कहते हैं। हाँ, सही। तो जो सिंपल सिप्स होती हैं जो पानी के बुलबुले की तरह बनती हैं और डिसॉल्व होती रहती हैं, उसकी इंटेंसिटी उस तरह नहीं होती। हाँ, लेकिन ये जो पीआईडी में जो सिस्ट बनेगी वो बहुत काली वाली होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड में सफ़ेद और काला नज़र आ रहा है। तो उसकी इंटेंसिटी टेंस, टेंडर, पेनफुल एंड साइज भी बड़ा होता है, एंड प्लस क्लिनिकल अदर सिम्टम्स के फीवर रह रहा है, डिस्चार्ज इसमें बड़ा लेथार्जिक जो है ना वो कुछ लोग कंप्लेन लेकर आते हैं कि बड़ा लेथार्जिक जो है वो फील होता है। देखिए ये थोड़ी एडवांस स्टेज हो जाती है कि असेंडिंग इन्फेक्शन बहुत आगे तक चला गया है। सही। तो अच्छा, इसको अर्ली स्टेजेस पे, मतलब हाउ टू प्रिवेंट इट ऑन अर्ली स्टेजेस, कि अगर किसी को मतलब शक भी हो या वहम भी हो तो उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने जो हैं वो टेस्ट करवाने चाहिए और फिर उसके बाद उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। तो क्या मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग इसका नाम सुन के ये समझते हैं कि शायद अब तो हम ठीक नहीं होंगे, अब तो हमारा मतलब इलाज ही नहीं है, अब ये हम कितनी दवाइयाँ खाते रहें। तो सबसे पहले ये बताइए, क्यूरेबल है? जी बिल्कुल क्यूरेबल है। हाँ। देखिए पहले तो फर्स्ट ये है कि इसको डायग्नोज करना है कि आइदर आपको पीआईडी है भी कि नहीं। हाँ, सही। देखिए लोअर एब्डोमिनल पेन के और भी बड़े कॉजेज हैं, कई कॉजेज हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को रूल आउट करना पड़ता है, या सिंपल बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है उसको देखना पड़ता है, बिकॉज देयर इज द 3 ओपनिंग्स ऑन द वन लाइन। सही। यूरिनरी ओपनिंग है, मेंस्ट्रुअल ओपनिंग है, एंड देन द फीकस। हाँ, तो all there is a full of organisms. सही। They are transmitted from one position to another position. तो वैसे कितनी खवातीन जो हैं, क्या रेशो है, कितनी खवातीन इस डिजीज़ के साथ आती? देखिए दिस इज़ द वेरी मच कॉमन। देखिए हमारे पास तो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन अमेरिका वगैरह में जैसे बताया जाता है कि वो एक वेल डेवलप्ड सिविलाइज्ड कंट्री है, तो उसी में इसका परसेंटेज इतना ज़्यादा है वहाँ। तो वही मैं बात करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ फिर भी जो है ना ये पीआईडी कम है, लेकिन इसमें एक वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वहाँ बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ी और सोशल रीजंस हैं इसके। हाँ, एग्जैक्टली। और हमारे पास चूँकि ये है बहुत, लेकिन हिडन है। हाँ, हिडन इस सेंस में कि लॉन्ग टर्म छोटी मोटी ट्रीटमेंट्स लेके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता रहता है, सिम्टम रिजॉल्व हो जाते हैं। एट द एंड जब कोई बिग इशू आता है, लाइक व्हेन गॉट मैरिज एंड अनएबल टू कंसीव, तो वर्कअप होता है तो पता चलता है दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं। सही। तो रिट्रोस्पेक्टिव देखा जाता है तो फिर पता चलता है कि हाँ क्रॉनिक इन्फेक्शन रहा था, या मेंस्ट्रुअल हाइजीन सही नहीं रखी। सही। दैट लीड्स टू द इन्फेक्शंस। ये भी बड़ा अकाउंट करता है, इसको भी थोड़ा सा एम्फसाइज करके बताइएगा, क्योंकि ये भी खवातीन जो है इनकी नेग्लिजेंस होती है, ये भी इस बात का। देखिए ये वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है 7 डेज़ का। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसमें एक्सेसिव डॉजिंग से हम मना करते हैं, एंड जो सैनिटेशन इश्यूज हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, क्लीनलीनेस का ख्याल रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, बिकॉज ऑल आर द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। हाँ, जब इम्यूनिटी कम होती है और आपका जो है बॉडी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, हाँ, वो बढ़ता है, तो आप एक कॉमन इन्फेक्शंस भी आपको लीड्स टू ए सीवियर इन्फेक्शन। हाँ, मतलब एक मामूली सा अगर आपकी उंगली पे भी कोई जख्म हो जाए और अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो इनहेंस हो जाएगा और फिर वो सीवियरिटी की तरफ चला जाता है। तो ये बताइए कि इन जनरल जो भी इस तरह के लोग होते हैं, इस हवाले से परेशान होते हैं, उनके टेस्ट हो गए, वो आ गए, उनकी जो है वो ट्रीटमेंट शुरू हो गई, क्या ये रिपीट होता है? क्या ये रिपीट डिजीज़ है? बिल्कुल रिपीट है। रिकरेंट यूटीआई या रिकरेंट पीआईडीज, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की बात कहते भी हैं, बताते भी हैं कि हमने तो इसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया मगर ये फिर रिपीट हो गया। उसमें ये एक आप कह लें कि हिडन ट्रूथ कह लें, because the 2 first organism I said earlier, the Neisseria gonorrhea and Chlamydia trachomatis, ये 2 organism हैं जो कि sexually transmitted है। अच्छा। तो once the ladies report to you with the pelvic inflammatory disease with these 2 organisms, तो there should be contact tracing। अच्छा, सही। तो simultaneously treat the both। ओके, सही।
ठीक है। तो अच्छा, इसमें फिर ये कम्प्लीटली जब अगर इस तरह का कोई रिपीट साइकिल हो जाए या रिपीट पेशेंट आपके पास आए तो फिर आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब वही सेम मेडिसिन के साथ में नहीं, देखिए क्योर उसमें होंगे या फिर उसका डिफरेंट कोई डिफरेंट, देखिए उसमें फिर वो हम ड्रग का सेंसिटिविटी चेक करते हैं, तो हमें सेकेंड लाइन ड्रग्स पे जाना पड़ता है। अच्छा, फर्स्ट लाइन ड्रग से अगर रिस्पॉन्स नहीं आता एंड रिपीटेड हम उसका क्योर टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल वंस वी डायग्नोज विद द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस और द एंडोसर्वाइकल स्वैब एंड गिव द प्रॉपर 2 weeks treatment to both husband and wife, but after the 2 weeks completions of the antibiotics, we reconduct the cure test for the high risk population. अच्छा, For examples, those are more prone to develop this infection, recurrent infections, like हाँ, कुछ ऐसी जो मैंने आपको जो मैं बताया आपको कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हाई रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ द PID है ना, तो उनको हम वंस ट्रीटमेंट देने के बाद क्योर टेस्टिंग भी ऑफर करते हैं। अच्छा, क्योर टेस्टिंग कि आपने डिजीज़ को डायग्नोज किया, 2 weeks का ट्रीटमेंट दिया, फिर 2 हफ्ते के लिए उनको ट्रीटमेंट फ्री किया, सही, एंड आफ्टर 1 month, लाइक पूरा 1 महीने के बाद रिपीट द टेस्ट फॉर एंडोसर्वाइकल स्वैब। अगर तो वो साइटोलॉजी नेगेटिव है फॉर दैट डिजीज तो फॉलो अप रखेंगे, एंड अगेन अगर वो पॉजिटिव फिर द सेम ऑर्गेनिज्म आती है तो फिर दोबारा टेस्टिंग होगी और फिर उसको नेक्स्ट सेंसिटिव जो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है वो ऑफर करेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद थी, एंड आई होप कि आपके जो सवालात हैं सारे उनके जवाब डॉक्टर आयशा ने ज़रूर दिए होंगे, क्योंकि इस तरह की जो डिज़ीज़ होती है ना वो बड़ी साइलेंट डिज़ीज़ होती हैं, और हमें यही करना चाहिए कि जब भी हमें कोई भी साइन एंड सिम्टम्स हो तो हमें फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ठीक हो जाएगा। लापरवाही जो होती है ना फिर वो नहीं बरतनी चाहिए, इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा सोशल मीडिया पर आपने ज़रूर बताना है, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। कल फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।